आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पे हमारा खास बुलेटिन कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। इस बुलेटिन में हम आपके लेकर आते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर अहम खबर, और अब हम वो 5 अहम और बड़ी खबरें आपको बताते हैं जिन पर बारीकी से हमारी नजर होगी। पूरे बुलेटिन के दौरान हम उनकी तफसीलात के बारे में आपको बताएंगे। उसमें पहली खबर है, बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया है। बीजेपी के संकल्प पत्र में रियासत जम्मू कश्मीर को लेकर अहम ऐलान किए गए हैं, जिनमें 370 और 35 से खत्म किए जाने की बात को दोहराया गया है। दूसरी खबर यह है कि रियासत के दौरे पर पहुंचे राजनाथ सिंह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीडीपी और कांग्रेस को घेरा। तीसरी अहम खबर, एनआईए के सामने पेश हुए हैं उमर फारूक। एनआईए ने लंबी पूछताछ उनसे की है। चौथी अहम खबर यह है कि लेह से कराकोरम के लिए 11 बाइकर्स रवाना हुए हैं। दरअसल हिंदुस्तानी फौज करगिल यौम फातेह के मौके पर कई तरह के तकरीबात का एहतमाम करती है और उनमें से बाइक रैली भी एक है। बाइकर्स 14 दिनों के सफर में हजारों किलोमीटर का सफर तय करेंगे। पांचवी और अहम खबर यह है कि रियासत में विमेन एम्पावरमेंट की सिमत में आगे कदम बढ़ाया जा रहा है। मुल्क भर में आम इंतखाबात के पहले मरहले की वोटिंग के लिए आज से इंतखाबी तशहीर का शोर थम गया। अब 11 अप्रैल को पहले मरहले की वोटिंग कराई जानी है। रियासत जम्मू कश्मीर के 2 लोकसभा सीटों पर 11 तारीख को इंतखाबात कराए जाएंगे, वोटिंग होगी। उनमें से पहली सीट जम्मू पुंछ की और दूसरी बारामूला की है। जम्मू कश्मीर में लोकसभा इंतखाबात में पहले मरहले की 2 सीटों जम्मू पुंछ लोकसभा सीट और बारामूला लोकसभा सीट पर तशहीर शाम 6 बजे के बाद थम गई। इन दोनों सीटों पर 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। एक नज़र डालते हैं जम्मू पुंछ लोकसभा सीट पर। इस पार्लियामानी हल्के में 20,485 वोटर्स हैं। इनमें तकरीबन 10,39,000 मर्द और 9,62,000 ख़वातीन वोटर्स शामिल हैं। वहीं इस हल्के में 293 वीवीआईपी वोटर्स भी हैं। वोटिंग के लिए 2,740 वोटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। उम्मीदवारों की बात करें तो यहां 24 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें बीजेपी के जुगल किशोर, कांग्रेस के रमन भल्ला, बसपा के बद्रीनाथ, इंडिपेंडेंट पीपुल्स पार्टी के सैयद अकीब हुसैन, जेके पीर पंजाल आवामी पार्टी के मोहम्मद यूनिस, हिंदुस्तान निर्माण दल के सुशील कुमार, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के जावेद अहमद, नवरंग कांग्रेस पार्टी के गुरसागर सिंह, जेके नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रोफेसर भीम सिंह, डोगरा स्वाभिमान संगठन के लाल सिंह जैसे दिग्गज शामिल। इनके अलावा आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर राजीव चुन्नी, सुभाष चंद्र, शजबत शबनम, परसेन सिंह, गुलाम मुस्तफ़ा चौधरी, सतीश पुंछी, बहादुर, मनीष साहनी, सकंदर अहमद नूरानी, तरसेम लाल खुल्लर, बलवान सिंह, सैयद जिशान हैदर, अनिल सिंह, अजय कुमार इंतखाबी अखाड़े में ताल ठोक रहे हैं। इस सीट पर मुकाबला काफ़ी दिलचस्प होने की उम्मीद है। वजह साफ है, कांग्रेस के रमन भल्ला और बीजेपी के जुगल किशोर की सीधी टक्कर में भाजपा के बागी उम्मीदवार चौधरी लाल सिंह ताल ठोक रहे हैं, जिनकी इस इलाके में अच्छी आवामी पकड़ है। पैंथर्स पार्टी के उम्मीदवार भीम सिंह को भी कम करके नहीं देखा जा सकता। ऐसे में इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प होगा। 2019 लोकसभा चुनावों के लिए सियासत की बिसात बिछ चुकी है। नामांकन पत्र भरने की अंतिम तिथि भी निकल चुकी है। कुछ उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस भी लिए हैं, लेकिन कुल 24 उम्मीदवार जो हैं आमने सामने हैं। लेकिन कड़ी टक्कर जो होगी वो बीजेपी के जुगल किशोर, कांग्रेस के रमन भल्ला, नेशनल पैंथर्स पार्टी के प्रोफेसर भीम सिंह और डोगरा स्वाभिमान संगठन के चौधरी लाल सिंह के बीच होगी। वहीं बारामूला लोकसभा हल्के में तकरीबन 13,12,000 वोटर्स हैं। वोटिंग के लिए यहां 1,749 वोटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। बारामूला पार्लियामानी हल्के से 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। इलेक्शन ऑफिसर डॉक्टर GN इटू के मुताबिक कांग्रेस के हाजी फारूक अहमद मीर, भाजपा के मोहम्मद मकबूल बार, JK NPP के जहांगीर खान, JK PDP के अब्दुल कयूम वानी, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अकबर लोन, JK पीस के मोहम्मद अकबर अली और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर जावेद अहमद कुरैशी, सैयद नवाज, इंजीनियर रशीद मैदान में हैं। इस सीट पर 14 उम्मीदवारों ने नॉमिनेशन भरे थे, जिसमें से 4 के नॉमिनेशन खारिज कर दिए गए।
आजाद उम्मीदवार अब्दुल रशीद शाहीन ने नाम वापसी के आखिरी दिन अपना नॉमिनेशन वापस लिया। वैसे तो ये सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस का गढ़ रही है, लेकिन पिछले इंतखाबात में पीडीपी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस गढ़ में सेंधमारी कर दी थी। पिछले लोकसभा इंतखाबात में पीडीपी पहली बार इस सीट पर जीतने में कामयाब हुई। उसके टिकट पर मुजफ्फर हुसैन बेग चुनाव जीते थे। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के शरीफुद्दीन शारिक को हराया था। बहरहाल इस सीट पर अब कांग्रेस के हाजी फारूक अहमद मीर, बीजेपी के मोहम्मद मकबूल वार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद अकबर लोन और पीडीपी के अब्दुल कय्यूम वानी समेत मकामी पार्टियों के 9 उम्मीदवारों के बीच टक्कर है। ऐसे में कहना मुश्किल है बाजी किसकी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो आज शाम को ही जो तशहीह का शोर है वो थम गया पहले फेज के लिए, और ऐसे में 2 सीटों पर वोटिंग होनी है जम्मू कश्मीर में। एक जम्मू एक कश्मीर की सीट है पुंछ जम्मू, और बारामूला पर वोटिंग होनी है 11 अप्रैल को। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जम्मू और श्रीनगर दोनों से हमारे रिपोर्टर्स जुड़ गए हैं। सैयद तजम्मुल इस्लाम हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं श्रीनगर से, और प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट राजन वैद जुड़ गए हैं जम्मू से। सबसे पहले राजन, आपके पास मैं आना चाहूंगी। फिलहाल अगर हम देखें तो पूरे मुल्क की ही सियासत जम्मू कश्मीर के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिलहाल अगर वहां की हम बात करते हैं, क्योंकि पहले फेज में वोटिंग होनी है पुंछ में, किस तरह का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, और क्या वाकई में आवाम को भी एहसास हो रहा है कि जो उसके बुनियादी मुद्दे हैं वो बिल्कुल गायब हैं? जी बुशरा, मैं आपको बता दूं कि इस दफ़ा जो वोटिंग होगी और जो इलेक्शन इस दफ़ा हैं 2019 के, ये काफ़ी दिलचस्प होने वाले हैं। 2014 में एक मोदी वेव थी जिसका असर हमें देखने को मिला। जम्मू की जो दोनों सीटें हैं पार्लियामेंट्री, वो बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस दफ़ा कड़ी टक्कर जो है डोगरा स्वाभिमान संगठन के चौधरी लाल सिंह, जो बीजेपी के ही जो बागी विधायक हैं और पहले मंत्री भी रह चुके हैं बीजेपी में। और आपको याद होगा जब रसाना का मसला हुआ था तो चौधरी लाल सिंह के ऊपर गाज गिरी थी और वो जम्मू के लोगों के हक में आ गए थे, तो उसका जो फ़ायदा उनको मिल सकता है। और सीधी कड़ी टक्कर जो है बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं जुगल किशोर हैं उनको वो दे सकते हैं, क्योंकि लोगों का ये मानना है कि तब बीजेपी के जो ये लीडर हैं ये कहीं जाके छिप बैठे थे, तब चौधरी लाल सिंह उनकी आवाज़ बने थे जिन्होंने उनके मसले को उठाया और दिल्ली तक ये मांग उठाई सीबीआई की। लेकिन इसके साथ साथ दिलचस्प इसलिए भी है कि इस दफ़ा जो वोटर्स हैं उनमें खासा जोश है। हालांकि हमने देखा जब कांग्रेस का मैनिफेस्टो आया तब बात शुरू हुई धारा 370 के ऊपर और 35A के ऊपर, तो उसके बाद चर्चा सिमट के रह गई इन मुद्दों पर। लेकिन पहली दफ़ा हमने देखा कि लोगों ने इस पे एतराज़ किया और लोगों ने कहा कि हमारे जो बाकी मसले हैं, LOC का मसला है, पाकिस्तान से शेलिंग होती है, लोगों का नुकसान होता है, और ज़्यादातर जो जम्मू पुंछ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें 11 अप्रैल को वोटिंग होनी है, वहाँ सबसे ज़्यादा लोग जो हैं इफेक्टिव हैं पाकिस्तान की शेलिंग से। हमने देखा कईयों ने अपनी जान गंवाई, लोगों के जान माल का नुकसान हुआ। तो लोगों ने इस दफ़ा सवाल पूछा कि आपने बंकर बनाने की बात की थी, लेकिन जब पाकिस्तान शेलिंग करता है जिन इलाकों में, वहां बंकर मिलते नहीं हैं, दिखते नहीं हैं, और कई बार उनको जो है जान माल का नुकसान होता है। तो इस सब का अभी जो कांग्रेस है, बीजेपी है और जो लाल सिंह हैं स्वाभिमान संगठन के, वो इसी कोशिश में है किसी तरह लोगों तक पहुंच के उनको ये समझाया जाए कि वही उनकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो उनकी एस्पिरेशंस हैं, उनको पूरा कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि तजम्मुल, आपसे मैं जानना चाहूंगी कि बारामूला की अगर हम बात करते हैं तो वहां के लोगों के क्या कुछ इश्यूज हैं, क्योंकि चाहे हम पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम बात करें, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ ही है, या फिर हम बीजेपी की बात करते हैं, तमाम लोग उन तमाम मुद्दों की ज्यादा बात कर रहे हैं जिनसे सीधे तौर पर वाबस्तगी नहीं है आम लोगों की। बिजली, पानी, सड़क, एजुकेशन, हेल्थ, इन तमाम चीजों को लेकर कोई बात ही नहीं की जा रही है। लग ऐसा रहा है कि ये कोई मुद्दे ही नहीं है। किस तरह का माहौल फिलहाल बारामूला में बनता हुआ नजर आ रहा है? बुशरा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि शुमाली भारत की ये आखिरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कि बारामूला से शुरू होती है।
करनक के ऊपरी पहाड़ों से लेकर गुरेज की ऊंची पहाड़ियों तक ये कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है, इसमें 15 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, यानी कुल मिलाकर 11,05,000 के करीब जो हक रायदही है अपने हक रायदही का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन गुज़श्ता इंतखाबात में, पार्लिमानी इंतखाबात में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने कश्मीर की तीनों लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज में चारों खाने चित किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस को और 3-0 से कामयाबी हासिल की, यानी बारामूला, अनंतनाग और सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर की सीटें जो है उस पर कब्जा जमाने में कामयाब हुए। डिस्ट्रिक्ट बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें तो इस वक्त भी पीडीपी के सीनियर लीडर और मारूफ कानूनदार मुजफ्फर हुसैन बेग इस वक्त पार्लियामेंट मेंबर हैं, जबकि इससे पहले जो मेंबरान पार्लियामेंट रहे हैं उनमें मुकाबला कांटे की टक्कर के बराबर रहा। लेकिन उसके बाद अब्दुल रशीद शाही नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2003, उसके बाद मुजफ्फर हुसैन बेग, और अब ये जो मुकाबला होगा ये इंतहाई दिलचस्प होगा। लेकिन शुमाली कश्मीर में बुशरा एक अहम डेवलपमेंट देखने को मिली। आखिरी लम्हात में आजाद तबीयत के मालिक अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद को बिलाखिर देर से ही सही लेकिन कई कामयाबियां हासिल हुई। दरअसल डॉक्टर शाह फैसल, गुलाम हसन मीर और कमोबेश छोटी बड़ी पार्टियों ने इंजीनियर रशीद का साथ देने को वोटरान को अहद कराया, कहा कि इंजीनियर रशीद नुमाइंदगी अच्छी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि किसी भी पार्टी लीडर का जब हम रियासत जम्मू कश्मीर में पार्टी कार्डर की बात करें, जोन प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की बात करें, तो यहां पर इंजीनियर रशीद के लिए नुकसान हो सकता है क्योंकि उनकी पार्टी डिस्ट्रिक्ट बारामूला में उस लेवल से अभी तक पाव नहीं जमा सकी। लिहाजा यहां पर जो दिलचस्प बात होगी कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के जो साबिक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर राजा एजाज अली थे, जब उन्होंने पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शमूलियत इख्तियार की, उसके बाद सज्जाद लोन, इमरान रजा अंसारी समेत कई अहम लीडरान जो कि पीडीपी से अलग होने के बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, यहां पर पीडीपी को जरूर नुकसान हो सकता है। लिहाजा यहां मुकाबला मोहम्मद अकबर लोन नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर अब्दुल कयूम वानी जो कि 4.5 लाख मुलाजमीन के इत्तेहादी अंजुमन एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर रहे हैं और फौरी तौर पर पीडीपी में शमूलियत इख्तियार करने के बाद उन्हें मैंडेट से सरफराज किया गया। लेकिन यहाँ पर तिकोनी मुकाबले की उम्मीद है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तजुमुल, मेरा आपसे सवाल यह है कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का जो इत्तेहाद हुआ है, क्या कोई उसका असर देखने को मिल रहा है? क्योंकि पीडीपी से नाराजगी साफ तौर पर लोगों में देखी जा सकती है, क्या उस तरफ रुझान कोई होता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं। शुमाली कश्मीर में अगर हम कांग्रेस पार्टी की साख या क्रेडिबिलिटी की बात करें तो सोपोर कॉन्स्टिट्यूंसी में कम ही वोट पड़े हैं, लेकिन कांग्रेस जीत गया था। उड़ी में अच्छा वोट कांग्रेस ने लिया था लेकिन इंतखाब हार गए थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की थी। कुपवाड़ा में कांग्रेस का बेस कैंप ही नहीं है। बांडीपोरा में उस्मान मजीद का अच्छा खासा असर है। गुरेज में उनका नाम लेने वाला नहीं है। लिहाजा कुल मिलाकर जो कांग्रेस का इत्तेहादी उम्मीदवार, क्योंकि श्रीनगर में कोई भी उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी खड़ा नहीं कर रही है डॉक्टर अब्दुल्ला के खिलाफ, लेकिन शुमाली कश्मीर के बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में हाजी फारूक जो है जिनका ताल्लुक कुपवाड़ा से है, एक गैर मारूफ शख्सियत है। बुशरा, यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज कांग्रेस के साबिक सदर और प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज के जो बेटे हैं उन्हें मैदान में उतारने की कांग्रेस ने भरपूर कोशिश की, लेकिन सलमान सोज ने अमेरिका में ठहरने को ही बेहतर समझी। उन्होंने कहा कि वो इलेक्शन लड़ने के बिल्कुल मूड में नहीं है। यहां पर कांग्रेस का कोई भी फायदा इत्तेहादी उम्मीदवार को नहीं होगा, बल्कि एनसी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके बाद पीपल्स कॉन्फ्रेंस के बीच में मुकाबला होगा। लेकिन बुशरा, आपको याद होगा कि अब की बार जो अभी चुनावी जो मुहिम है वो इख्तिताम पजीर हुई। कल कोई भी चुनावी जलसा इलेक्शन कमीशन के कायदो जवाबित के मुताबिक नहीं कर सकते हैं और जो तमाम तर तैयारियां थी वो मुकम्मल हो गई है और आखिरी लम्हात में इंजीनियर जाहिर सी बात है कि ऊपरी इलाकों से लेकर कई एक इलाकों में चुनावी जनसभा में बड़े। राजन, आपसे मेरा सवाल यह है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा या पाकिस्तान का मुद्दा, दहशतगर्दी का मुद्दा जिसको काफी बड़ा बनाया जा रहा है, क्या वाकई में लोगों के लिए भी वो उतना ही बड़ा मुद्दा है? क्या लग रहा है कि इस सिमत लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं, इन चीजों पर भी लोग वोट करेंगे? जी देखिए बुशरा, सबसे दिलचस्प बात यही इस दफा देखने को मिलेगी
कि हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने कांग्रेस को सपोर्ट किया है और अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है जम्मू की 2 जो लोकसभा सीटों से, लेकिन उसका फायदा होने के बजाय नुकसान होगा कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के जो बयानात आए हैं, जो इलायदा प्राइम मिनिस्टर की मांग की गई है, 35A के ऊपर कहा गया है कि अगर ये अलग हुआ तो जो है यहाँ पे झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि जम्मू में ऐसे लोग हैं ज़्यादा तो जो मेजोरिटी में हैं, चाहे हम कठुआ की बात करें, हीरानगर की, सांबा की, विजयपुर की, उधमपुर की, तो यहाँ पे जो बेल्ट है वो बिल्कुल ही एक राष्ट्रवाद जिसे हम कह सकते हैं लोग हैं, कट्टर जो एक सोच होती है उस तरह के लोग हैं, और वो नहीं चाहेंगे कि जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के जो बयानात हैं उसका कोई जो है जो नुकसान जो है हमारी स्टेट को पहुंचे उससे, क्योंकि राजनाथ सिंह ने जिस तरह से कल रैली की, उन्होंने ये वाजे कर दिया कि अगर इस तरह से बयानात आएंगे तो बीजेपी के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं होगा कि 35A को हटाया जाए। तो 35A एक अहम मुद्दा बन चुका है इस वक्त, और बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है कांग्रेस के खिलाफ, और उनका ये कहना है कि कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर करे। क्या वो चाहते हैं जो पीडीपी और एनसी चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को पूरे देश में इलेक्शन लड़ना है, उनको केवल जो है जम्मू कश्मीर में नहीं लड़ना है, तो इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है देश भर में, क्योंकि इलायदा प्राइम मिनिस्टर की बात की जाती है और यह कहा जाता है कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसे कि ताकत मिली है घाटी के अंदर, जिस तरह से ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया, कितनी सफलता मिली सेना को, तो उस पे एक तरह से अटैक किया गया। तो जम्मू में कहीं ना कहीं जो लोगों का सेंटीमेंट है वो खिलाफ है एनसी और पीडीपी के, जिसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। जी तजम्मुल, आपसे मैं जानना चाहती हूं कि 35 से दफा 370 ये वो ऐसे मसले हैं जो लगातार उठाए जा रहे हैं, खासतौर पर श्रीनगर की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर बिल्कुल अलग तरीके की सियासत होती हुई नजर आ रही है। खुद वहां की जो रीजनल पार्टीज हैं, चाहे पीडीपी की बात करते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं, वो भी इसी के इर्द गिर्द ही बात करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी कुछ कहती है, वो इसके जवाब में उससे ज्यादा इश्तियाल अंगेज जो है बात करते हुए नजर आते हैं। तो क्या लोग इसको सोचकर वोट करेंगे? क्या इस तरह का माहौल वहां बन रहा है? देखिए बुशरा, जब हम इन इंतखाबात की बात करें तो एक अहम बात और एक अहम डेवलपमेंट ये भी हुई कि अर्बन लोकल बॉडीज इलेक्शन में जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने स्टे अवे किया था और बाइकॉट की अपील की थी वोटरान से, अब वो माहौल बना और चुनावी जनसभा में हमने देखा कि पटन, हाजन, बारामुल्ला, कई ऐसे इलाके हैं जो काफी सेंसिटिव है, वहां पर बड़े बड़े इज्तिमात हुए। एक अच्छी बात है कि जमहूरियत की खूबसूरती लोग इसमें शामिल हुए, लेकिन अब की बार जो पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस तकरीबन एक पेज पे थे, यहां तक कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इमरान रजा अंसारी और सजाद लोन भी इसी पेज पे थे। यानी मरकजी लीडरान की तरफ से, चाहे वो अमित शाह जी हों या प्राइम मिनिस्टर मोदी हों या राजनाथ सिंह, जो उनके बयान थे 35 से 370, कश्मीर ऑपरेशन ऑल आउट, एयर स्ट्राइकर्स और बाकी चीजें जो हैं, उसी को मुद्दा बनाकर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने सियासत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस से वोटरान को माइल करने की हर मुमकिन कोशिश की और बताया कि एनए की तकर्री दरअसल माजी की सरकार ने किया था, माजी की सरकार ने कहा कि उससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। यानी 35 और 370 पर दोनों पार्टियां खुलकर बोली और काफी देर तक एक्सपोज भी हुई कि जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप का विप एक होता है उसको भी डिफाई किया और तमाम हदें पार की मेन स्ट्रीम लीडरान ने। यहां तक कि ऐसी बातें भी की गई कि एक्सेशन पे भी सवाल उठाए गए। यानी अब की बार वोटरान के लिए पानी, बिजली, सड़क, सेहत, मरकजी स्कीमें, फंड्स, इस पे कोई बात नहीं की गई। अगर बात की गई तो एनआईए को लेकर, अगर बात की गई टेरर फंडिंग को लेकर, 35 से 370 को लेकर, यानी कौमी तरज की सियासत जो है जम्मू कश्मीर के नुक्कड़ गली कोचों और हर गुजरते लम्हे के साथ हमने देखी, शायद माइल करने की कोशिश की। जो एक वोटर का एक मिजाज पिछले 1-1.5 साल से बना है बीजेपी और पीडीपी के हुकूमत के बाद, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने खुलकर बोला, लोगों को कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है। तो ऐसे में जो लोगों के जो मुद्दे हैं वो पूरी तरह से गायब हैं। बात उन तमाम चीजों पर हो रही है जो शायद उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उनको जज्बाती तौर पर उतना इंपॉर्टेंट बना के उसे इस तरह से पेश किया जा रहा है। देखना यह होगा कि क्या वाकई में ये मुद्दे कारगर साबित होते हैं पार्टीज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया राजन आपका भी, तजम्मुल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल बुलेटिन में यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आवाम से जानने की कोशिश की कि वो मौजूदा हुकूमत उनकी उम्मीदों पर खरी उतरी है या फिर नहीं। तो चलिए आपको दिखाते हैं रामबन का वोटर आखिर क्या कहता है।
लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। ऐसे में जी सलाम की टीम जनता का मूड भांप रही है। इस सिलसिले में आज हम आपको लेकर आए हैं जिला रामबन के गूल संगलदान इलाके में, जो गूल अरनास विधानसभा और उधमपुर डोडा लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है। तो आइए जानते हैं कि चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के साथ ही क्या कहता है यहाँ का वोटर। जहाँ तक आपका सवाल है कि एनडीए सरकार के बारे में, अगर कहीं बनने वाली भी हो तो मैं अल्लाह से मांगता हूँ कि ये बननी भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं कि पिछले 2014 से लेकर आज तक जितने भी खोखले खास करके इस मोदी सरकार या एनडीए सरकार में हुए, तो आप बेहतर जानते हैं कि एक भी वादा मुझे लगता है पूरा ना हो सका। इनने हर बार वोट की राजनीति की है, वोट लेने के लिए इंसानों को बांटा है, कभी जात पात पे, कभी रंग नस्ल पे और कभी दंगे फसाद में उन्होंने लोगों को लपेटा है। लास्ट टाइम पे आप देख सकते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे इन्होंने अपनी कैंपेन में 15-15 लाख रुपया हर आदमी के अकाउंट में डालने के लिए ऐलान किया था, और उसके साथ ही साथ में इन्होंने बोला था कि काला धन जो है हम वापस लेके आएंगे। ना ही काला धन आया और ना ही इनसे 15 लाख रुपया किसी गरीब के अकाउंट में गया। जो स्वच्छ अभियान चला था, अभी तक देखिए बाजार में कहीं बाथरूम नहीं बना है। पूरे ये तो दावा कर रहा था हमारा मोदी जी कि यहाँ पे स्वच्छ अभियान चलेगा। देखिए पहले संगलदान की हालत, यहाँ कोई स्वच्छ अभियान नहीं। देखिए कहीं बाथरूम है, यहाँ देखिए गवर्नमेंट स्टोर है या बैंक है या यहाँ पे नियाबत है, देखिए इनके सामने एक बाथरूम नहीं है। हमारी लेडीज दूर दूर से आके यहाँ दरबदर हो रही हैं, यहाँ बाथरूम की कोई सुविधा नहीं है। एयर स्ट्राइक जो की करवाई गई, इसको जहाँ तक इंटरनेशनल मीडिया का ताल्लुक है, इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से जो हमने सुना, इसको सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन का एक ट्रेंड माना जाता है और इलेक्शन ट्रेंड वोट बैंक करने की कोशिश की गई। और मुझे लगता है कि ये जो एयर स्ट्राइक है, इसकी वजह से नाकामी का ही जो है असर जो है ग्राउंड पे हुआ है। और काफ़ी पूरी दुनिया इस वक्त जानती है, 1.25 करोड़ की आबादी इस वक्त जानती है कि ये एक इलेक्शन ट्रेंड था और इलेक्शन ट्रेंड में हमारे नौजवानों को शहीद किया गया और इसका हिसाब मोदी जी को चुकाना पड़ेगा। तो हमारे साथ यहाँ जो हैं युवा भी जुड़े हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या लगता है कि युवाओं के लिए ये सरकार जो बनी थी, जो उनके वादे थे, वो क्या आपको लगता है कि उनके खरे उतरे हैं आपके लीडर? हमारे यहाँ से जो पार्लियामेंट जीत कर गए हैं, उन्होंने उसके बाद वो आँख का तारा बन गए, कभी यहाँ दीदार करने तक नहीं यहाँ आ सके। और जो सबसे ज़्यादा लोगों में स्पोर्ट्स के ताल्लुक से लोग चाहते थे कि वो भी IPL खेलें, वो भी अच्छे अच्छे ग्राउंड देखना चाहते थे। जो वादे उन्होंने किए, तमाम के तमाम वादे खोखले साबित हुए। हाल ही में यहाँ पर हमारे MP जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, वो आए थे गोल में। उन्होंने यहाँ पर ऐलान तो किया है कि 50 लाख रुपये जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में गोल में खासकर लगाया गया, लेकिन अगर ज़मीनी सतह पर देखा जाए तो कहीं नहीं। जो भी वादे हुए थे नहीं पूरे हुए। हमारे MP साहब हैं, तो इस दफ़ा 5 साल के बाद सुना हमने कि गोल में आए थे कहीं, लेकिन बेरंग ही वापस गए। पता नहीं क्या कह गए। उम्मीदें तो बहुत थी लोगों को, लेकिन उन उम्मीदों पे जो है ये सरकार जो है नहीं उतरी, ना के बराबर। जो जहां लोगों को मायूसी का सामना करना पड़ा, और आज दूसरा मायूसी का सामना आवाम पर यह हुआ कि जहां इलेक्शन की तैयारी हो रही थी, वहां पार्लियामेंट का ही सुना गया और असेंबली इलेक्शन जो ग्राउंड लेवल की एक बात सुनी जाती थी, लेकिन वो उससे भी महरूम रखा गया आवाम को। ये पूरे स्टेट की बात है, ये एक डिस्ट्रिक्ट से थोड़ा होगा। तो काम होते रहते हैं, काम होते रहते हैं, हर हुकूमत में होते रहते हैं, आगे पीछे। अब मैं बोलूँगा ये है वो है, ऐसे थोड़ा होगा। काम बनते रहते हैं, आज भी बन रहे हैं, उस वक्त भी बनेंगे, कल हुकूमत और आएगी उस वक्त भी बनेगी। ऐसे ये इनको अपनी राजनीति होती है। जो भी आज हमारे साथ नए नए वादे किए जा रहे हैं, इनकी ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं और इन पे कोई अमल दरामद नहीं होगा। यहाँ अभी जो मौसम ख़राब हुआ, उसकी वजह से जो लोगों ने, गरीब लोगों ने फ़ोटो और फाइलें तैयार करके दी हैं, इसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि ये भी बिल्कुल एक ख्वाब की तरह रह जाएगा और इसमें किसी को कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि उल्टा उनका खर्चा करवा के फाइलें तैयार की जाती हैं। फिर जो आज तक जैसा हुआ है, हम नहीं कोई उम्मीद रखते। मीडिया के लिए कैमरा पर्सन शब्बीर वानी के साथ राजा रहबर जमाल, गूल अरनास, रामबन। आर्टिकल 370 और 35A पर बीजेपी के संकल्प से जम्मू कश्मीर में अलहदगी पसंदों की तरह सियासत कर रहे लीडर्स ने एक बार फिर से धमकी दी है, जिसका होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने जवाब दिया।
370 पर बीजेपी के संकल्प से वादी में मौजूद टुकड़े टुकड़े गैंग बेचैन हो गया है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि आर्टिकल 370 पर पार्टी के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। पार्टी ने कहा है कि हम जनसंघ के वक्त से आर्टिकल 370 के बारे में अपने नजरिए को दोहराते हैं और 35A को भी खत्म करने के लिए कमिटेड हैं। पार्टी ने कहा है कि वो कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए सभी कोशिशें करेगी। बीजेपी के संकल्प का असर फौरन जम्मू कश्मीर में दिखा। पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों गीदड़ भपकी पर उतर आए। मेरी वार्निंग है बीजेपी वालों को कि आप आग के साथ खेलना बंद कर दो। जम्मू कश्मीर में बारूद है, आप चिंगारी फेंकोगे तो ना जम्मू कश्मीर रहेगा तो ना हिंदुस्तान रहेगा और ना यहाँ जो पूरा खित्ते में आग लग जाएगी। जब 370 से जम्मू कश्मीर को आजाद करोगे तो आप जम्मू कश्मीर को मुल्क से भी आजाद कर दोगे। आज ये बीजेपी वाले कहते हैं कि हम 370 और 35A को हटाएंगे। मोदी साहब, अमित शाह साहब, मैं आपको आज हंडवारा की सरजमीन पे चैलेंज करता हूँ, नहीं हटा पाओगे आप। इस रियासत के लोग आपको इस बात की इजाजत नहीं देंगे। बेटे उमर ने धमकी दी तो वालिद फारूक कहाँ पीछे रहने वाले थे। लगे हाथ उन्होंने भी धमकी दे डाली। तुम समझते हो कि 35A हटाकर तुम हमारे हक को खा जाओगे? ये क्या उसको मिटाना चाहते हैं? समझते हैं कि बाहर से लाएंगे, बसाएंगे, हमारा नंबर कम कर देंगे, हम क्या सोते रहेंगे? हम इसका मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। सियासत के नाम पर मुल्क से अलग होने की बात करने वाले इन लीडरान को मुल्क के होम मिनिस्टर ने जवाब दिया। मैं दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूं बहनों भाइयों, दो प्राइम मिनिस्टर की बात यदि उठती है तो फिर हमारे पास भी धारा 370 समाप्त करने और 35A समाप्त करने के अतिरिक्त कोई विकल्प शेष नहीं बचेगा। 370 और 35A ये वो दो लफ्ज हैं जो इस बार के लोकसभा इंतखाबात में बार बार सुनाई दे रहे हैं। वादी की सियासी पार्टियां जहां इन लफ्जों का इस्तेमाल अलहदगी पसंदों और शिद्दत पसंदों की हिमायत हासिल करने के लिए कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इसका इस्तेमाल मुल्क परस्ती के लिए अपने वादे को और मजबूत दिखाने के लिए कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मुल्क के खिलाफ दिए गए बयानों के लिए क्या फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती पर इंतखाबी बैन लग सकता है? दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में एक PIL दायर कर यही मांग की गई है। जो कश्मीर को भारत से तोड़ने की धमकी देते हों, उन्हें इंतखाबात लड़ने का हक क्यों? जो खुलेआम मुल्क के खिलाफ बोलते हों, उनके खिलाफ मुल्क सख्त क्यों नहीं? जो जम्मू कश्मीर में इस मुल्क का झंडा उठाते हैं, शायद उनके लिए उस झंडे को कांधा देना भी मुश्किल हो जाएगा। हाथ में उठाने की बात तो बहुत दूर है। जो खाते हिंदुस्तान का हों और गाते पाकिस्तान का हों, उन पर बैन क्यों नहीं? दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करके मांग की गई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती के इंतखाबात लड़ने और लोकसभा पहुंचने पर रोक लगाई जाए। PIL में तीनों कश्मीरी लीडरों के मुल्क मुखालिफ बयानों की बुनियाद पर बनाने की मांग की गई है। उमर अब्दुल्ला और महबूबा आर्टिकल 370 और 35A के मुद्दे पर सीधी धमकी दे चुके हैं कि ये कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग होने का मौका देगा। वहीं फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान में हुई एयर स्ट्राइक को फर्जी और पुलवामा हमले को सरकार की ही साजिश बता चुके हैं। ऐसे में उन पर बैन लगता है कि नहीं, इस पर फैसला कोर्ट को ही करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने आर्टिकल 370 और 35A पर महबूबा मुफ्ती के बयान की मजम्मत की। कविंद्र ने कहा कि कश्मीर के हालात PDP और NC की ही देन है। उन्होंने जल्दी से जल्द कश्मीर से 370 हटाने की बात कही। मैं इनको फारूक अब्दुल्ला और महबूबा जी को कहना चाहता हूं, आपके कारण से कश्मीर में तबाही हुई। 370 के लिए हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिया है। हमने जोड़ियां रामबन
और हीरानगर में काफ़ी दर्जनों लोगों की शहादत दी है। इस सारे माहौल में ये ज़रूरी है कि इस प्रकार की धारा को हटाया जाए, जिससे कश्मीर में बेरोजगारी फैलती है, जिससे कश्मीर में अलगाववाद बढ़ता है और पाकिस्तान प्रस्त लोगों का जो यहाँ पर बड़े हैं। तो अगर 60 सालों में इसका कोई फ़ायदा हुआ तो बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है कि इस धारा को हटाएगी और फिर से अमन चैन और जीरो टॉलरेंस, कोई भी आतंकवाद को सहन नहीं किया जाएगा। जहाँ तक भी कोई दिखाई देगा उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और मारा जाएगा। लोगों को वोटर रजिस्ट्रेशन और वोटिंग राइट्स को इस्तेमाल करने के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब से बेदारी मुहिम की शुरुआत की गई। इस मुहिम के तहत इलेक्शन कमीशन ने स्वीप यानी कि सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेंट ट्रेन चलाई है। ये स्वीप ट्रेन न सिर्फ मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक छोड़ेगी बल्कि हमारी जमहूरियत को मजबूत करने का पैगाम भी देगी। ऐसी ही एक स्वीप ट्रेन पहुंची उधमपुर रेलवे स्टेशन। इस स्पेशल ट्रेन में सफर कर रहे एक शख्स ने कहा कि हाँ, हम लोग वोट करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से वोटिंग राइट्स के तय लोगों को बेदार करने का अच्छा कदम है। बड़गांव में एक पार्टी कन्वेंशन में फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से पुलवामा हमले को लेकर मुतनाज़े बयान दिया। फारूक ने पुलवामा हमले को पीएम मोदी की साजिश करार दिया और मामले के जांच की बात कही। उन्होंने एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि एक इंतखाबी ड्रामा है और कुछ नहीं। ये पहला मौका नहीं है जब फारूक ने वोट की खातिर अपने ही मुल्क के जवानों के खिलाफ बयान दिया हो। और आज तुम ही नहीं हो, आज वो सजा कौन भी इस कौम को बेच रहा है। वो दिल्ली के इशारों पे नाचता है, दिल्ली के इशारों पे, मोदी के इशारों पे नाचता है। मैं कसम खा के आपसे कहता हूं, वो हमारी इज्जत को बचने की जरूरत में पेश आएगा। होश रखना। जिला गांधरबल के पट्टी शालाबाग और ग्राउंड रोशन में पीडीपी की मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग की सदारत सीनियर लीडर गुलाम अहमद सालूरा ने की। बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान ने मीटिंग में शिरकत की। पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करने पर जोर दिया गया। लोगों तक पहुंचकर उनसे पीडीपी को कामयाब बनाने की अपील की गई। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। किश्तवाड़ में दहशतगर्दों ने एक बार फिर से अपने बुज़दिली का सबूत दिया है। किश्तवाड़ में मंगल को दहशतगर्दों ने सीनियर फार्मासिस्ट और आरएसएस के लीडर चंद्रकांत शर्मा के पीएसओ को गोली मारकर उसका कत्ल कर दिया, जबकि चंद्रकांत शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। इसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां उनकी हालत बिगड़ने लगी। इसके बाद चंद्रकांत शर्मा को एयरलिफ्ट करके जम्मू लाया गया, जहां डॉक्टर्स की टीम ने उन्हें मरा हुआ करार दे दिया। चंद्रकांत को गोली लगने के बाद से ही इलाके में हालात कशीदा हैं, जिसे देखते हुए इंतजामिया ने कर्फ्यू नाफिज कर दिया है और इंटरनेट सर्विस को भी ठप कर दिया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने आरएसएस लीडर के बुज़दिलाना कत्ल की मजम्मत की है। बांदीपुरा के बड़गांव में एक इंतखाबी रैली को खिताब करने के बाद सहाफियों से बातचीत के दौरान फारूक ने कहा कि इस तरह की वारदात काबिल मजम्मत है और किसी भी कीमत पर इस तरह की वारदात नहीं होनी चाहिए। हर एक को हक है अपना काम करना, अपने मंशूर को बढ़ाना और लोगों को मिलाना। ये गलत है। उसको अगर मारा गया है, मैं और मेरी जमात इसको कंडेम करती है। तो तमाम पार्टीज ने इसको कंडेम किया है। हम आपको बता दें कि दोपहर का यह वाकया है जब अस्पताल में नामालूम लोगों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, जिसमें उनके पीएसओ की उसी वक्त मौत हो गई और चंद्रकांत को सीरियस हालत में दाखिल कराया गया था, लेकिन वो जख्मों की ताब ना ला सके और एयरलिफ्ट कराकर जब उन्हें जम्मू मुंतकिल किया गया तो वहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया। तो मैं आपको बता दें कि ये बेहद ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है आज, और आरएसएस के लीडर चंद्रकांत के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई। उनके पीएसओ की मौके पर ही मौत हो गई।
शदीद तौर पर वो जख्मी हुए थे चंद्रकांत। उसके बाद उन्हें दाखिल कराया गया था अस्पताल में, लेकिन हालत सीरियस देखते हुए उन्हें एयरलिफ्ट कराकर जम्मू शिफ्ट किया गया। लेकिन जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर्स ने उन्हें वहीं पर डेड डिक्लेयर कर दिया। ऐसे में पूरा माहौल जो है अभी कशीदा बना हुआ है। इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल कर दिया गया है और इसके साथ साथ कर्फ्यू भी नाफिज कर दिया गया है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके और कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए, क्योंकि इलेक्शन का माहौल है। ऐसे में कोई भी छोटी सी बात भी काफी बड़ी हो सकती है। और ऐसे में हम आपको बताएं कि परसों ही बारामूला में वोटिंग होनी है, पुंछ में वोटिंग होनी है और इस तरह के वाकयात कशीदगी को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और इन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया है, इंटरनेट सर्विसेज ठप हैं और तमाम तरह के एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं। पीडीपी से लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और तमाम जमातों ने इसकी मजम्मत की है। और इसमें ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रिपोर्टर राजा रहबर जमाल जुड़ गए फोन लाइन पर। राजा रहबर, मुझे बताइए फिलहाल किस तरह की कंडीशन वहां बनी हुई है? कर्फ्यू क्या अभी भी नाफिज है और कब तक नाफिज रहेगा, क्या कुछ बताया जा रहा है? जी बुशरा जी, आज का दिन जो है बहुत ही जो है यहाँ दुखदायक दिन रहा कि जिसमें जो है 2 अफराद जो है इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन पीछे जो है अपने पीछे कई सवाल जो है वो छोड़ गए हैं। आज जो है अभी भी कर्फ्यू लगा हुआ है, वो किश्तवाड़ का टॉन हो या उसके साथ भद्रवाह हो, दोनों जगहों में जो है सख्ती के साथ जो है कर्फ्यू को नाफिज किया गया है। जब ये हादसा 12:30 बजे का है, उसके बाद से ही पहले तो मुहासरा किया गया, पूरे इलाके का कॉर्डन ऑफ किया गया किश्तवाड़ को। और जब उसके बाद जब ये खबर लोगों तक पहुंची, खासकर बीजेपी तक जब पहुंची, तो बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ के बाहर जमा हुए। उसके बाद नारेबाजी हुई। उसके बाद जो है हालात खराब होते हुए देखते हुए जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पहले जो है वो कर्फ्यू नाफिज कर दिया। उसके बाद साथ में ही जो है भद्रवाह की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी जो है कर्फ्यू नाफिज लगा कर दिया। और यहाँ भी जो है बीजेपी का एक प्रोटेस्ट जो है बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट किया गया शेरी बाजार भद्रवाह में। तो दोनों को कुल मिलाकर जो है हालात जो है टेंस बने हुए हैं। और अब जो है कर्फ्यू में जो है अभी भी जो है कोई भी ढील नहीं दी गई है और कहा जा रहा है कि कल भी जो है ऐसे ही हालात रहेंगे, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन एसेस कर रही है कि कैसे हालात रहते हैं और उसके बाद ही कर्फ्यू में ढील या कोई भी जो इसमें ढील देने की जो है कोई भी बात कही जाएगी। तो फिलहाल इस वक्त जो है सर्च ऑपरेशन भी जो है जारी है। वो जम्मू कश्मीर पुलिस हो, आर्म्ड पुलिस हो, सीआरपी हो, आर्मी हो, सर्च ऑपरेशन पूरे किश्तवाड़ में और किश्तवाड़ के दूर इलाकों में भी जो है वो अभी भी जारी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। शोपियां के तुगरू इलाके में एक किराना स्टोर आग की जद में आ गया, जिसमें लाखों का सामान जलकर राख हो गया। दुकानदार का इल्जाम है कि किसी ने दानिश्ता तौर पर दुकान में आग लगाई है। उसने आग पर जल्द काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाया और तब जाकर आग पर काबू पाया गया। और उसने फायर ब्रिगेड की तारीफ भी की। सर्विस जिस तरह से जल्द उसके पास पहुंची, तो ऐसे में उसने इसकी तारीफ भी की। डोडा में सड़क हादसे में एक छोटी बच्ची और एक शख्स की मौत हो गई। गाड़ी बेकाबू होकर खाई में गिरने से ये हादसा पेश आया। गाड़ी में सफर कर रहे दीगर 3 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं, जिनका इलाज चल रहा है। एसपीओ के मुताबिक मुतासिर अहले खाना जम्मू से किश्तवाड़ जा रहे थे कि खिलानी के मकाम पर यह हादसा पेश आया। मकामी लोगों ने राहत और बचाव का काम किया और जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने 2 अफराद को मुर्दा करार दिया। पुंछ में गर्मी शुरू होते ही जंगलों से गैर कानूनी तौर पर लकड़ी काटने का धंधा भी शुरू हो गया है और इस कटान के खिलाफ महकमा जंगलात पुंछ की मुहिम लगातार जारी है। महकमा जंगलात की टीम ने पुंछ जिले के तहसील सूरनकोट के चंडी मठ के पास से हजारों रुपए की लकड़ी बरामद की है। रेंज ऑफिसर निसार हुसैन ने बताया कि गुज़िश्ता कई दिनों से इस इलाके से खबर आ रही थी कि जहां से गैर कानूनी लकड़ी को ले जाया जा रहा है। हमने चंडी मठ के पास
नाका लगा दिया और 2 गाड़ियों को पकड़ा, जिसमें से हजारों रुपए की कीमती लकड़ी बरामद की गई है और गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। इस दौरान 2 लोग भागने में कामयाब भी हो गए, जिनको जल्द ही पकड़ा जाएगा और गैर कानूनी तरीके से लकड़ी का धंधा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बीजेपी की जानिब से जारी किए गए इंतखाबी मंशूर में 35A और 370 को हटाए जाने को लेकर किए गए वादे के बाद जम्मू कश्मीर की सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के इंतखाबी मंशूर पर 35A और 370 के हटाने की बात पर साबिक सीएम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की जानिब से मुतनाज़े बयान के खिलाफ जम्मू में एहतजाज किया गया और उनके बयान को मुल्क मुखालिफ करार दिया गया। इस सिलसिले में भारत रक्षा मंच ने एहतजाज करते हुए फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती के पुतले भी जलाए, नारेबाजी भी की। मुजाहिरीन ने इस तरह के बयान की कड़ी मजम्मत करते हुए ऐसे बयान देने वाले लीडर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आज भारत में रक्षा मंच द्वारा यहाँ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला व तमाम जो राष्ट्र विरोधी प्रेमी हैं उनका पुतला यहाँ पर दहन करके विरोध दर्ज करवाया गया है और स्पष्ट कारण ये है कि जिस प्रकार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला व तमाम अलगाववादी हस्तियां 370 व 35A को लेकर जनता को बरगला रही है और तमाम जनता और ये राष्ट्र जानता है कि 370 और 35A का दैतवी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या है, किस प्रकार से वो दाखिल हुआ है, किस तक तक उसकी याद है। वो हमारी बहनों, तमाम बहनों और सबके अधिकारों का हनन कर रहा है। डोडा जिले के कहारा ब्लॉक से करीब 11 किलोमीटर दूर गानोड़ी इलाके में पीने के पानी जमा करने के लिए खवातीन को जिंदगी और मौत से खेलना पड़ रहा है। पानी लाने के लिए इन खवातीन को बर्फ और जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से जंगली जानवरों और एवलांच दोनों का खतरा एक साथ बना रहता है। F-16 पर पाकिस्तान के झूठ के हिंदुस्तान ने सबूतों के साथ पोल खोल दी है। इंडियन एयरफोर्स ने वो सबूत दिखाए हैं जिससे पाकिस्तान बेपर्दा हो गया है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से पाकिस्तान की फेक न्यूज फैक्ट्री से लगातार F-16 लड़ाकू विमान पर फर्जी खबरें दी जा रही थी, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के इस झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के F-16 जेट को मार गिराए जाने का सबूत पेश किया है। एयरफोर्स ने अवाक्स यानी एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम रडार से ली गई तस्वीरों को जारी किया है। इसमें पाकिस्तान के 2 F-16 फाइटर जेट और एक JF-17 फाइटर जेट दिखाई दे रहा है। IAF has more credible information and evidence that is clearly indicative of the fact that Pakistan has lost 1 F-16 in the air action on 27 February 19. However, due to security and confidentiality concerns, we are restricting the information being shared in public. कुछ दिन पहले अमेरिका की एक मैगजीन ने रिपोर्ट छापी थी कि पाकिस्तान के सभी F-16 सही सलामत हैं। बालाकोट पर एयर स्ट्राइक के बाद 27 फरवरी को पाकिस्तान के 3 विमानों ने हिंदुस्तानी इलाके में घुसने की कोशिश की थी, लेकिन विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने डॉग फाइट के दौरान पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।